सब्जी मार्केट चल रही है स्वाति। अच्छा कुछ लाना हो तो बता दे। नीरजा आंटी का स्वर कानों में पड़ा तो बालकनी में बाल सुखाती अपने ही ख्यालों में गुम स्वाति की चेतना लौटी। नहीं आंटी, कुछ नहीं लाना। श्री शाम को ऑफिस से आते हुए सब ले आएंगे, बल्कि आपके लिए भी ले आएंगे। अरे नहीं, मेरी तो इसी बहाने थोड़ी आउटिंग हो जाती है। विंडो ऑफिस का लुत्फ भी उठा आती हूँ। अच्छा अब चलती हूँ, लौटकर चाय साथ में पियेंगे। अपना नारंगी स्टॉल झुलाती नीरजा आंटी निकल गईं, तो स्वाति देर तक उन्हें जाते निहारती रही। कितनी खुशनुमा और बिंदास जिंदगी जी रही हैं आंटी। बेटी दामाद इसी शहर में हैं, वे भी संभालने आते ही रहते हैं, लेकिन आंटी तो अपना सब काम खुद ही करना पसंद करती हैं। उल्टे बेटी दामाद की भी मदद कर देती हैं। बेटा विदेश उच्च शिक्षा के लिए गया है, कुछ माह में वो भी पढ़ाई पूरी करके लौटने वाला है। अंकल के अकस्मात गुजर जाने के कारण वो तो विदेश जाना ही नहीं चाहता था। आंटी के पास ही रहकर कोई नौकरी कर लेने का उसका मन था, किंतु आंटी ने उसका प्रस्ताव सिरे से नकार दिया था। ये सब कुछ बातों बातों में आंटी ने ही उसे बताया था। अंकल को गुजरे भी लगभग उतना ही वक्त हुआ था जितना स्वाति के पापा को। स्वाति जब भी नीरजा आंटी को देखती, अनायास ही माँ का चेहरा उसकी आंखों के सम्मुख उभर आता। न चाहते हुए भी उसका मन दोनों की तुलना करने लगता था। माँ आंटी की तरह क्यों नहीं हो सकती? उसे और भैया को माँ को दुखी और उदास देखकर कितना कष्ट होता है। माँ ने खुद पर न जाने कितनी बंदिशें लगा रखी हैं। चार दीवारी में सिमटी रहना, ना अच्छा खाना, ना अच्छा पहनना, ना हंसना, ना ज़्यादा बात करना। स्वाति समझा कर थक चुकी थी। माँ, पूरा 1 वर्ष होने को आया है, आपको खुद को संभालना होगा, फिर से जीना सीखना होगा, अपने लिए, हमारे लिए। अभी स्वाति मायके कजिन की शादी से होकर लौटी थी। माँ सभी कार्यक्रमों में बेमन से सम्मिलित हुई थीं। स्वाति और उसकी भाभी के लाख आग्रह के बावजूद वे पूरी शादी धूल धूसरित रंगों की साड़ियां पहने रखी। चटक लाल केसरी रंग तो दूर, वे खुशनुमा गुलाबी बसंती रंग भी पहनने को राजी नहीं हुई। आभूषण श्रृंगार की छोड़ो, बेटी के लाड के माथे पर छोटी सी बिंदिया लगा लेने के आग्रह पर भी वे भड़क उठी थीं। पागल हो गई हो क्या? लोग क्या सोचेंगे? पर माँ, नीरजा आंटी तो उनके गीत तू मेरे सामने ना ही गाया कर। अच्छा है, तुम्हारे महानगरों में होता होगा ये सब। वहाँ कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी को परवाह नहीं करता। यहाँ सब देखते हैं, गौर करते हैं, सोचते हैं और मौका मिले तो मुंह पर बोल ही देते हैं। आसपास रिश्तेदार जमा थे, इसीलिए स्वाति चुप लगा गई थी, लेकिन उसका मन बगावत पर उतर आया था। आपके सूने बाल और सूनी मांग पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले ये तथाकथित लोग क्या आपके दिल के सूनेपन से वाकिफ हैं? आपके एकाकीपन घुटने की उन्हें परवाह है? आपके माइग्रेन घुटनों के दर्द के बारे में वे सोचते हैं? कभी डॉक्टरों को दिखा लाने, दवा लाने, सिर दबा देने का आग्रह करते हैं? आप एक स्वस्थ, सुखी, अच्छी जिंदगी जिए, इसके लिए वे आपको कुछ सकारात्मक बोलते हैं? नहीं ना, तो फिर इससे तो महानगरों के लोग लाख गुना अच्छे हैं, जो कभी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते। कौन कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, किससे मिल रहा है, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं होता। वे सबको अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने का हक देने में विश्वास रखते हैं। यहाँ तो उसने खुद को परफ्यूम लगाते वक्त ज़रा सा माँ पर छिड़क दिया तो वे घंटों साड़ी मल मल कर उसे निकालने का प्रयास करती रहीं, बड़बड़ाती रहीं। सो अलग ना समझ है तू, किसी के नाक में ज़रा भी गंध पहुँच गई तो आसमान सिर पर उठा लेंगे। कितना शौक था माँ को मटन बिरयानी का। घर पर खाना बनाते हुए उसने ज़रा सी बिरयानी माँ की प्लेट में क्या परोस दी, माँ ने प्लेट ही सरका दी। अब यहाँ कौन देख रहा है माँ? भगवान देख रहा है। तू मुझे पाप चढ़ा कर रहेगी।
रोती हुई माँ खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई तो स्वाति की आंखें भी बरस उठी थीं। बड़ी मुश्किल से फिर भैया और भाभी ने दोनों को मनाकर खाना खिलाया था। अब स्वाति माँ को कैसे समझाए कि उन्हें सारी दुनिया के सोचने कहने की परवाह है, बस अपने बच्चों की ही परवाह नहीं है। स्वाति उनके लिए सारी दुनिया से टकराने को तैयार है, लेकिन वे ही हर बार उसे पीछे खींच लेती हैं। स्वाति को याद है पापा के 12 दिनों में घर में रोज़ मिठाई नमकीन आदि बनते थे। रिश्तेदार पड़ोसी ड्राइवर नौकर तक वह गरिष्ठ स्वादिष्ट खाना खाते थे, लेकिन खाने के वक्त माँ के लिए अलग से सादे खाने की थाली लगाकर आ जाती थी। एक बार सभी को गरम मूंग दाल हलवा परोसते हुए उसने माँ की थाली में भी थोड़ा सा रखा तो दूर की ताई जी ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया था। गुस्से से तमतमाती स्वाति उन्हें कुछ सुनाने के लिए मुंह खोलना ही चाहती थी कि माँ ने चुपके से उसका हाथ दबाकर उसे शांत कर दिया था। फिर रात में अपने पास लेटी स्वाति को वे देर तक समझाती रहीं। कुछ दिनों की बात है, फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे, अभी ज़रा धैर्य रख। लेकिन स्वाति के धैर्य का बांध जब तक टूटकर छलक उठता है नहीं देख सकती। वो अपनी प्यारी माँ को जबरन इतना संयमित और मर्यादित जीवन जीते हुए पापा चले गए तो क्या इसके लिए माँ दोषी हैं? समाज में परिवार में इतने विधुर भी तो हैं, उन पर तो कोई वर्जनाएं नहीं है। नीरजा आंटी को देखकर तो माँ के प्रति स्वाति की सहानुभूति और भी बढ़ जाती थी। उसे नीरजा आंटी से कोई ईर्ष्या नहीं थी। उसका आक्रोश तो समाज के दोहरे मापदंडों को लेकर था। अपना यह आक्रोश वह कई बार आंटी के सम्मुख व्यक्त भी कर चुकी थी। आंटी तो हैरानी से सुनती रह जाती थीं। कैसे और क्यों सह रही हैं तुम्हारी माँ ये सब? रंगीन कपड़े नहीं पहनना, नॉनवेज नहीं खाना, श्रृंगार नहीं करना, मांगलिक अवसरों में सम्मिलित नहीं होना, मन का दुख दर्शाने के भला ये कौन से तरीके हैं? किसे फर्क पड़ रहा है उनके खुद पर इस तरह के अत्याचारों से? तथा कथित लोगों को मुझे तो नहीं लगता लोगों को फर्क पड़ता होगा, बल्कि जिन्हें फर्क पड़ रहा है, जो उनके लिए परेशान दुखी हो रहे हैं, यानी तुम घर वालों, तो उन्हें तुम लोगों के बारे में पहले सोचना चाहिए। वे सोचती है पर लोग स्वाति शायद माँ पर आक्षेप सह न सकी, इसीलिए बचाव में उतर आई। जीवन साथी छीनकर नियति जिसके संग वैसे ही इतना बड़ा अन्याय कर चुकी है, उसके प्रति समाज इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? किसी को तो सब कुछ बदलना ही होगा, किसी को तो आवाज़ उठानी ही होगी। तो फिर क्यों ना तुम्हारी माँ ही ये शुरुआत करें? आंटी की आवाज़ में आक्रोश उतर आता, जो शनै शनै दुख में तब्दील होने लगता। एक ही नाव की सवार होने के कारण मैं तुम्हारी माँ का दुख अच्छे से समझ सकती हूँ। तुम उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ क्यों नहीं ले आती? सारे प्रयास करके थक चुकी हूँ आंटी। वे तो घर के बाहर कदम निकालने को तैयार ही नहीं है। स्वाति के स्वर में हताश उभर आती है। आंटी उसका हाथ सहलाकर दिलासा देने लगती हैं तो स्वाति उनके प्रति कृतज्ञ हो उठती है। आपसे सब कुछ शेयर कर मन हल्का हो जाता है। माँ से तो ये सब कह भी नहीं पाती। उम्मीद न छोड़ो बिटिया, शायद वक्त के साथ हालात संभल जाए, सब खुद ब खुद ठीक हो जाए। स्वाति को दिलासा देती आंटी खुद अपने आश्वासनों को लेकर आशंकित बनी रहती। खुले नहीं है मेरे पास, रख लो। ऑटो वाले का हिसाब करती नीरजा आंटी का स्वर कानों में पड़ा तो विचारों में खोई स्वाति की तंद्रा भंग हुई। चलिए मैं आपके थैले ऊपर पहुंचा देता हूं। अरे आंटी तो शॉपिंग करके लौट भी आई और मैं अभी तक यहाँ बाल ही सुखा रही हूँ, चाय चढ़ा रही हूँ। आंटी सामान रखवाकर जल्दी आना। स्वाति ने गमले से तुलसी के पत्ते तोड़े और रसोई की ओर बढ़ गई। तुलसी अदरक की गाढ़ी चाय के बगैर आंटी को तृप्त नहीं होती। अंकल के किस्से सुनाते हुए आंटी ने बताया था, ये ग्रीन टी का चोचला तो मैं सवेरे सवेरे तुम्हारे अंकल के साथ पूरा कर लेती थी। फिर ऑफिस जाते वक्त वे ऊंचे स्वर में सुना जाते थे। निकल रहा हूँ मैं, अपनी रबड़ी चाय चढ़ा लो और काम पर
लग जाओ। अभी हल्का सा सिर दर्द या बदन दर्द होता तो तुरंत मेरे लिए चाय चढ़ा आते। तुम्हारी दवा बनने रख दी है। बस एक चाय को छोड़कर हमारी बाकी सभी पसंद मिलती थी। हम दोनों को ही घूमना खाना पीना खूब पसंद था। बाजार खरीदारी करने जाना मतलब खाने की छुट्टी, या तो वहीं खा आते या तो बंधवा कर साथ ले आते। मुझे हमेशा सजना संवरना देखना उन्हें अच्छा लगता था। उफ, आंटी की बातें याद करने लगती थी तो वही उलझन रह जाती। सच कितना सुकून मिलता है उनसे बात करके। स्वाति ने चाय का पानी चढ़ा दिया था और अदरक कूटने लगी थी। अंकल को कभी देखा नहीं, पर आंटी की बातें सुन सुनकर ऐसा लगता है वे आसपास ही हैं, हमें देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और आंटी को खुश देखकर खुश हो रहे हैं। यादों की जुगाली के साथ साथ खूब दूध वाली चाय गाढ़ी होनी आरंभ हुई थी कि नीरजा आंटी एक पैकेट थामे रसोई में आ पहुंची। एक प्लेट और कटोरी दे, गरम गरम सीख कबाब और चिकन टिक्का लाई हूँ। कबाब कॉर्नर के पास से गुजरे तो आदमी खाली हाथ लौट ही नहीं पाता। कटोरी में चटनी और प्लेट में प्याज के लच्छे सजाती आंटी ने गर्मा गर्म स्नैक प्लेट में निकाल लिए थे। वैसे तो उसकी सारी प्रिपरेशन अच्छी है, पर तेरे अंकल को और मुझे ये दोनों चीज़ें ज़्यादा पसंद रही हैं। और ताज्जुब की बात तो देख, विनी और दामाद जी को भी ये ही दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है। कहते हुए आंटी ने एक कबाब तोड़कर चटनी में डुबोकर आधा स्वाति के और शेष अपने मुंह में रख लिया। वेरी टेस्टी। तो इसमें से आधे विनी दीदी और जीजा जी के लिए रख देती हूँ, बहुत सारे हैं। स्वाति निकालने लगी तो आंटी ने उसका हाथ रोक दिया। पागल हुई है, ये तो तेरे पति और बच्चों के लिए है। उसका पैकेट तो मैं घर छोड़कर आई हूँ। तू चाय छान कर ला, मैं तब तक विनी को फ़ोन कर बता देती हूँ कि शाम को ऑफिस से लौटते वक्त इधर होकर जाए। हाँ, विनी मोबाइल पर बात करती आंटी लॉबी में निकल आई थी। रसोई में चाय छानती स्वाति के हाथ पर गरम गरम चाय की कुछ बूंदें छलक गई तो वो चिल्ला उठी। आंटी हड़बड़ाहट में भागती हुई रसोई में घुसी और स्वाति का हाथ आटे के डिब्बे में डाल दिया। इससे फफोले नहीं पड़ेंगे और जलन भी तुरंत शांत हो जाएगी। वाकई ये तो बड़ा कारगर उपाय है। राहत महसूस करती स्वाति ट्रे उठाकर लॉबी में आ गई थी। तेरे अंकल का आजमाया हुआ नुस्खा है वह। वैसे एक बर्नौल की ट्यूब उन्होंने अस्थायी रूप से रसोई में लाकर रखी हुई थी। बहुत ख्याल रखते थे अंकल आपका। चाय रखते हुए स्वाति मुस्कुराई, साथ ही उसने कबाब की प्लेट भी आगे बढ़ा दी। बहुत ज़्यादा उम्र के इस अंतिम पड़ाव तक आते आते लगभग हर पति पत्नी के संबंध ऐसे ही प्रगाढ़तम हो जाते हैं। सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर पूरा वक्त एक दूसरे के साथ बिताना भाने लगता है, पर अंदर ही अंदर एक आशंका 24 घंटे भयभीत किए रहती है। यदि कोई भी एक पहले चला गया तो दूसरा कैसे जिएगा। स्वाति सिहर उठी। पापा की विदाई और माँ के विलाप के दृश्य आंखों के सम्मुख सा हो उठे थे, पर नीरजा आंटी सहज हो उठी थी। पर बेटी, जिंदगी के इस कटु सत्य से कब तक मुंह छुपाया जा सकता है। समझदारी तो धैर्य और बहादुरी से सच का सामना करने में ही है। मधुर पलों के साथ व्यतीत हुए आधे से ज़्यादा अतीत की स्मृतियों में जिंदगी के चंद बचे पल गुजारना हमें इतना भारी क्यों लगने लगता है। क्या मुझे बिसूरती सुबकती विरह की अग्नि में तड़पती देख तुम्हारे अंकल खुश होंगे? कदापि नहीं। स्वाति के मुंह से सता ही निकल गया। लेकिन यदि मैं उनके पसंदीदा रंग पहनूं, अच्छा खाऊं, घूमूं फिरूं, खुश रहूं तो निश्चिंत रूप से उन्हें खुशी मिलेगी और मेरे बच्चों को उन्हें तो और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। स्वाति के मन की बात तुरंत जुबां पर आ गई। तो एक स्त्री के लिए अपने पति और बच्चों की खुशियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं या लोगों की सोच? परिवार की खुशियाँ सर्वोपरि है आंटी, ये भी कोई पूछने की बात है। स्वाति खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। आंटी आखिर क्या साबित करना चाहती हैं और किसे? उसकी सोच से तो आंटी वाकिफ ही हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल और, यदि लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचने लग जाएं तो
फिर लोग क्या सोचेंगे। चाय का अंतिम घूंट समाप्त करते आंटी टेबल पर कप रखने लगी तो पास रखा स्वाति का मोबाइल देख चौंक उठी। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, तुम्हारी माँ का कॉल था। तुम चिल्लाई तो मैं खुला ही छोड़कर भाग आई। चलो अब इत्मीनान से बात कर लो, मैं चलती हूँ। इतनी अच्छी चाय के लिए शुक्रिया। मुस्कुराकर फोन की ओर इशारा करते हुए आंटी निकल गईं तो भौचक्की सी किन कर्तव्य विमूढ़ खड़ी रह गई। स्वाति होश में आई, उसने लपक कर फोन उठाया। हेलो माँ, कैसी हो? कैसे फ़ोन किया? सुन रही हो ना? माँ मैं ठीक हूँ। वो बस ऐसे ही तू पूछ रही थी ना मेरे जन्मदिन पर किस रंग की साड़ी भेजेगी, तो तू हल्का बसंती रंग ले लेना। बात समाप्त कर माँ ने झटपट फ़ोन काट दिया था। अभिभूत स्वाति हैरानी से कभी बंद फ़ोन को देख रही थी तो कभी खुले दरवाजे को, जहाँ से अभी भी आंटी बाहर निकल कर गई थी। क्या आंटी सचमुच उसे फ़ोन के बारे में बताना भूल गई थी? दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।